खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। फूलबाग में टिकटार्थियों का लगा दरबार। राजस्थान और मध्य प्रदेश के आवेदकों ने कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र सिंह से लगाई गुहार। हिंदू से ईसाई बने 35 लोगों ने की सनातन धर्म में वापसी। नगर कस्बे में फूल बरसाकर किया स्वागत। ट्रॉली पलटने से 2 की गई जान और 10 हुए घायल। खेड़ली थाना क्षेत्र में सामने आया हादसा। और रक्षाबंधन के चलते पतंगों और राखियों की दुकानों पर रही भीड़। इस पर्व पर रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। वहीं बुधवार रात्रि 9 बजे से रहेगा श्रेष्ठ मुहूर्त। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। प्रत्याशी चयन को लेकर प्रमुख दलों में मशक्कत चल रही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को फूलबाग में जनता दरबार लगाया, जो टिकट चाहने वालों के दरबार में बदल गया। यहाँ अलवर के अलावा पूरे राजस्थान से दावेदार पहुंचे। कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र सिंह मंगलवार को अलवर में थे। उन्होंने फूलबाग स्थित अपने निवास पर जन सुनवाई की। यहाँ अलवर सहित प्रदेश भर से टिकट के दावेदारों का जमावड़ा रहा। वे मध्य प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं और इस वजह से इस राज्य के दावेदार भी फूलबाग में नजर आए। वहीं जितेंद्र सिंह ने कहा कि सर्वे और स्क्रीनिंग के बाद ही प्रत्याशी तय होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सभी घोषणाएं पूरी की गई हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार फिर रिपीट होगी। जो मैंने अभी महसूस किया है कि बहुत सारे लोग एक तरह से हजारों की तादाद से यहाँ टिकट मांग रहे हैं, अपना नॉमिनेशन करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये दर्शाता है कि लोगों के अंदर इतना जोश है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर, कांग्रेस के लीडर साहिबान के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ पड़ रही है। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस रिपीट होगी। जनता कांग्रेस पार्टी को चाहती है, क्योंकि जो 5 साल का हमारा परफॉर्मेंस रहा है, जो काम हुए हैं, कई ब्रिजेस बने हैं, PHCs खुली हैं, कॉलेजेस खुले हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें गरीबों के लिए, हमारी जो 10 स्कीमें हैं महंगाई राहत कैंप के द्वारा वो उनको मिली हैं। और सिर्फ वो घोषणाएं नहीं हैं, वो धरातल पर लागू हो चुकी हैं। तो इसलिए आज एक बहुत अच्छा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है। अभी स्क्रीनिंग की कार्रवाई, पहले तो PEC की कार्रवाई होगी, उसके बाद स्क्रीनिंग में नाम जाएंगे। और अब की जो एक तरह से बहुत खुशी है सब लोगों को, और हमें सबों को बहुत खुशी है कि बिल्कुल मेरिट के ऊपर जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगा। ये नहीं होने वाला है कि जितेंद्र सिंह फलां को चाहता है तो उसको आंख बंद करके कांग्रेस पार्टी दे देगी। पूरा सर्वे की व्यवस्था होगी और पूरा एक तरह से फीडबैक लेने के बाद टिकट मिले जाए। देखिए, ये तो हमारा माननीय खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने इस बात को बिल्कुल दर्शाया ही है, और उदयपुर डिक्लेरेशन के अंदर भी बात हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को और हमारे युवा साथियों को मौका दिया जाएगा। उसके अंदर एक मिक्स होगा। आप जो हमारे सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, बहुत लंबे समय से पार्टी के अंदर हैं, ये नहीं है कि उनको एक साइड में कर दिया जाएगा। एक मिक्स, हेल्दी मिक्स होना चाहिए, जिसमें युवा भी हो, महिलाएं भी हो, और हमारे जो एक्सपीरियंस नेता हैं वो भी हो। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी को ब्रेन हेमरेज को लेकर उन्होंने दुख व्यक्त किया। साथ ही बताया कि उनके पास रामेश्वर डूडी ने फोन कर अलवर जाने की सूचना दी थी, जहां उनकी बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ देर बाद ब्रेन हेमरेज की सूचना मिली। जितेंद्र सिंह ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बहुत ही दुखद सूचना थी मेरे लिए कल, क्योंकि उससे लगभग कुछ घंटों पहले ही रामेश्वर डूडी जी ने मुझे फ़ोन किया था और मेरे से कह रहे थे कि मैं आपकी ज़िले में आ रहा हूँ और ज़िले में आकर आप सबों से बात करेंगे, बैठेंगे बात करके। तो मेरी लंबी उनसे बात हुई अलवर ज़िले में आने के लिए, और फिर अचानक इस तरह की खबर आई है। तो हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। बहुत ही हमारे बड़े नेता हैं, और उसके साथ साथ व्यक्तिगत रूप से मेरे उनसे बहुत ही घनिष्ठ संबंध बहुत लंबे समय से रहे हैं। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। उधर देवली और विराटनगर विधानसभा से आए दावेदारों ने कहा कि देश में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा कद है।
वे CWC के मेंबर एवं राष्ट्रीय महासचिव के अलावा स्क्रीनिंग कमेटी में भी हैं। ऐसे में उनसे टिकट की मांग की गई है। सर कहाँ से टिकट मांग रहे हैं आप? विराटनगर विधानसभा से। तो आप अलवर चल के आए भंवर जितेंद्र सिंह के पास में? हाँ, इनके पास ये चूंकि ये प्रभारी है, टिकट देने में इनका अहम रोल है और जो अलवर जिले का और जयपुर जिले का जो भी विधानसभा क्षेत्र है वो इनके प्रभारी हैं। आपको लगता है कि टिकट दिलवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत से लोग टिकट मांगने आ रहे हैं? नहीं, वैसे तो ये आदमी का वजन देखा जाता है, एक न एक आदमी को तो मिलेगी। तो ये आपकी भंवर जितेंद्र सिंह से? भंवर जितेंद्र सिंह से मुलाकात हो गई आपकी? हाँ, हो गई मुलाकात। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जरूर कंसीडर करेंगे आपका नाम। मैं प्रदेश सेक्रेटरी हूँ PCC में और देवली उनियारा से टिकट मांग रही हूँ और भंवर साहब से निवेदन करने आई हूँ। आप हमारे CWC के मेंबर भी हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महासचिव भी हैं, तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ, अपनी बात रखने आई हूँ कि वहाँ पर अंदर से जनता की आवाज़ जो है वो हमारे लिए आ रही है और मानते हैं कि वहाँ कांग्रेस है और मुझे 2 विधानसभा का प्रभारी भी बना रखा है, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार वापस पुनः लौट रही है और हम भी इसके लिए दावेदारी कर रहे हैं कि हम अपनी जगह से, जो मेरा परिवार 65 साल से वहाँ से सेवा कर रहा है, तो उसके लिए मैं भी अपना दावेदारी पेश करूँ और जनता की सेवा कर सकूँ। देवली उनियारा विधानसभा से मैं टिकट मांग रही हूँ। कुल मिलाकर कांग्रेस टिकट सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। कैबिनेट मंत्रियों शकुंतला रावत और टीकाराम जूली का टिकट फाइनल माना जा रहा है और जिले की अन्य सीटों पर भी मंथन जारी है। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर ERCP योजना को लेकर गलत बयानी का आरोप लगाया है। शेखावत ने कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबंधित बैठकों में नहीं पहुंचे, जिसके चलते इस पर पूरा विचार नहीं किया जा सका। इस पर पलटवार करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत खुद यह कह रहे हैं कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने पर वे ईस्टर्न कैनाल के लिए बजट मंजूर करवाएंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिंह के अनुसार इस तरह के अनर्गल बयान देकर शेखावत जनता को मूर्ख बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मंत्री जी और ये सब ये बिल्कुल झूठ के पुलंदे हैं। कुछ दिन पहले तो कह रहे थे और वो वीडियो वायरल भी हुआ कि हमारी सरकार आएगी जब हम कर देंगे। इसका मतलब आप पानी के ऊपर राजनीति कर रहे हो। क्या मुख्यमंत्री को उनके कमरे के बाहर वो बैठे रहे जब जाके वो करेंगे? क्या उनको राजस्थान की चिंता नहीं है? क्या उनको सिर्फ मुख्यमंत्री जी की चिंता है? अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती कि मैं मेरे खुद के प्रदेश के अंदर कुछ करना चाहता हूं, तो वो अभी तक ERCP की योजना को हरी झंडी दे देते। यहाँ राजस्थान सरकार खुद अपने संसाधनों से योजना चलाना चाहती है, लेकिन भारत सरकार ना तो पैसा देना चाहती है और उसके ऊपर रोड़ी भी अटका रही है और परमिशन भी नहीं दे रही है कि राजस्थान सरकार अपने संसाधनों से ये कैनाल शुरू करे। तो ये दर्शाता है साफ तौर से कि इनकी मंशा नहीं है, ये राजनीति खेल रहे हैं और जो हम राजस्थान की लाखों जनता को ये प्यासा मारना चाहते हैं। हिंदू से ईसाई बने 35 लोगों ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म में फिर वापसी की है। कस्बा नगर में संत गिरजादास और भाजपा जिला अध्यक्ष हंसिका गुर्जर ने फूल बरसाकर इन परिवारों का स्वागत किया। हंसिका गुर्जर ने बताया कि 3 साल पहले किसी कारणवश 6 परिवारों के सदस्यों ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। अब इन लोगों ने सनातन धर्म में स्वेच्छा से वापसी की है। वहीं इस मौके पर श्री राम मंदिर पर हवन में आहुतियां दी गई। भाजपा नेत्री ने आरोप लगाया कि भ्रमित कर एवं प्रलोभन देकर कम से कम 100 परिवार के लोगों को ईसाई बनाया गया है। देखिए, मैं पिछले 3 महीने से जो है मैं इन लोगों के बीच में जा भी रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं से खबर ऐसी आ रही थी कि इस तरीके का धर्म परिवर्तन का यहाँ पर कुछ ना कुछ सत्संग वगैरह चलते हैं और ब्रेन वॉश करने का काम जो है ये लोग करते हैं। तो जब मैंने देखा कि मेरी बहनों को बहकाया जा रहा है, उनको ये बोला जाता है कि आप आओगे, आपके भगवान को आप निकाल दोगे, आपको हमारे भगवान को अपनाओगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आप हमारे भगवान की पूजा करोगे, आप हमारे भगवान को मानोगे, हमारे भगवान की प्रार्थना करोगे तो आपके कर्ज मुक्त हो जाओगे, आपके परिवार के कलेश दूर हो जाएंगे। तो महिलाएं हैं, ज़्यादातर ये लोग महिलाओं को टारगेट करते हैं क्योंकि महिला एक परिवार को चलाती है पूरे को, तो ये महिलाओं को टारगेट करते हैं क्योंकि घर में ज़्यादातर जो है आप देखेंगे कि एक महिला ही सुबह उठ के घर की पूजा करती है। तो ये महिलाओं को टारगेट, इजी टारगेट इन्होंने करना चालू किया और जिसके दौरान
मैं समझती हूँ आज हमारे कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे 70% जो परिवार है आज कन्वर्ट हो चुका है। उनमें से ये आज हमारे साथ 6 परिवार हैं जिन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से इन्होंने इच्छा जताई कि हम तो पछता रहे हैं। जब मैं लोगों के बीच में गई तो इन्होंने बताया कि हम तो पछता रहे हैं और हमसे गलती हुई है, हम अपना कैसे करें कि हम अपने भगवान की पूजा करें, हमसे ये गलती हो गई। तो आज जब बात हुई, सबसे परिवारों से बात हुई और भी परिवारों से बात हुई, तो इनमें से हमारे ये 6 परिवार जो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से आज घर वापसी की है। और इस घर वापसी के लिए मैं इनको धन्यवाद देती हूँ कि आज इन्होंने किया है। आज 6 परिवार हुए तो कल और भी हमारी ऐसी बहनें होंगी जो भटक गई होंगी, जिनका ब्रेन वॉश किया होगा, वो भी हमारे घर वापसी में तुरंत ही आएंगे। उधर इनमें शामिल एक महिला ने बताया कि दूसरे धर्म के प्रचारक उनसे कर्ज चुकाने और अन्य मदद का आश्वासन देते थे। इसके अलावा एक व्यक्ति ने कहा कि उनके बच्चे की बीमारी ठीक होने की बात कही गई थी। सावन हो रहा था भगवान जी का, ये क्यों किया बोला? क्योंकि हम कहा जो दूसरे धर्म में चले गए गलती से, तो उस धर्म को हम छोड़ के अपने धर्म में आना चाहते हैं। तो पहले दूसरे धर्म में चले गए? दूसरे धर्म में चले गए। सही बीमार होते हैं तो सही हो जाएंगे, अपने कर्जा वर्जा हो रहा है तो चुक जाएगा, बच्चा का ब्याह शादी हो जाएगा, तो हम चले गए। आप पैरों में दर्द होता था हमारे में, तो हमको फायदा नहीं दी तो हम अपने धर्म में आना चाहते हैं। इसलिए आज हाँ, हमने वो छोड़ के नहीं, और भगवान जी से क्षमा मांगो, हम भगवान जी के पास मतलब कोई बैकिंग आ गए थे। औरतें हर एक बात कहती हैं आप सही हो जाओगे, शादी ब्याह हो जाएंगे, कर्ज आए वो चुक जाएंगे। मतलब ऐसे ही बैकिंग में आकर उनके चले गए वहाँ 1-2 बार, तो हमको कोई फायदा नहीं मिला। हम तो ऐसे और भी आदमी हैं जो अब दूसरे धर्म में आदमी हैं आपके धर्म के? बहुत हैं, बहुत सारे। अच्छा, बिना ऐसा कोई आर्थिक प्रलोभन भी दिया था क्या पर पैसे देंगे या और? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब वो तो ये बोलते हैं कि अपनी मर्जी से आओ। अपनी हाँ, हम अपनी मर्जी से ही गए थे, उनने कोई प्रेशर नहीं डाला था। आपके पास कोई अपना आदमी आया था कि उनका ही कोई आदमी आया था? उनका ही आदमी आते हैं बुलाने। तो अच्छा, हमारा से कोई नहीं। फिर वो क्या करते हैं आगे? कुछ नहीं, वही प्रार्थना करवाते हैं और अपने यीशु ये सब मतलब उसकी जय जयकार वो करते हैं, प्रार्थना वगैरह। क्या कुछ कहा जाता है? मतलब अपने उसको मूर्ति पूजा छोड़ो, अपने भगवान जी इनको छोड़ो और मतलब इनको घर से निकाल दो, ठाकुर जी इनको फेंक दो। इससे मतलब मेरी सेवा करो, रात दिन में 3 बार 4 बार प्रार्थना करें तो मेरी करें, ये बोलते हैं वो। यीशु धर्म में जाओ। हमको तो कुछ फायदा नहीं मिला और हम तो अपने ही धर्म से खुश हैं। वहीं इस कार्यक्रम में हवन करा रहे पंडित दीपक शास्त्री ने धर्मांतरण के बाद हिंदू धर्म में वापस लौटे सभी परिवारजनों को संकल्प दिलाया। इसके बाद सभी लोगों की गंगा जल से शुद्धि की प्रक्रिया हुई। उधर संत गिरजादास और यहां मौजूद रामचरण शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म शाश्वत है, जिसका न आदि है और न ही अंत है, लेकिन कुछ लोग विभिन्न प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा रहे हैं। खेडली थाना क्षेत्र के ग्राम उदयपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक महिला सहित 2 लोगों की जान चली गई। वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए खेडली के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद मौके पर घायल और उनके परिजनों की चीख पुकार मच गई। ये सभी महिलाएं मजदूरी करने के लिए ट्रैक्टर में सवार होकर जा रही थी। इसी बीच असंतुलित होकर यह ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। अलवर के खेडली थाना अंतर्गत स्थानीय गांव उदयपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक महिला सहित जहां 2 की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी महिलाएं यहां मजदूरी करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर जा रही थी, लेकिन अचानक वहां असंतुलित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें एक महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत सैदनपुर गाँव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पीहर पक्ष ने दहेज को लेकर हत्या के आरोप लगाए हैं। मृतका के पिता सुरेश चंद ने बताया कि 20 वर्षीय सुमन बाई का विवाह 2 महीने पहले किया गया था। मोटरसाइकिल नहीं देने को लेकर युवती को प्रताड़ित किया जाता था। रात को भी सुमन ने अपने पिता से बात कर बताया कि ससुराल वाले उसे फोन करने से रोकते हैं। वहीं देर रात 1:30 बजे ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी के जिला अस्पताल में भर्ती होने की सूचना दी थी। जब पीहर पक्ष अलवर पहुंचा तो सुमन मृत मिली। उधर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लड़की है चाचा काकी सैदनपुर ब्याही है, 2 महीने हुए और रात को इन्हें दारू पी के मार दिए। फुल दहेज दिया है, फुल सारा सामान दिया है, दहेज के ऊपर मारी है, मोटरसाइकिल के ऊपर मारी है।
अच्छा, मार के मुर्दा घर में यहाँ क्या मामला था? क्या कुछ मामला नहीं था, दहेज के ऊपर ये मोटरसाइकिल नहीं दी थी और सारा सामान दिया है, 2.5 तोला सोना भी दिया है, 2 किलो चांदी दी है, ऑल टू जेड सामान दिया है, बाइक के ऊपर मार दी ये लड़की। शादी कब हुई थी? 6 महीने की 27 तारीख को। जमीन पे क्या नाम है? 1 बीघा जमीन पे। क्या नाम है किसका? लड़की का? सुमन भाई। कितनी उम्र है? 20 साल। और कहाँ पे शादी की थी इनकी? सैदनपुर। नहीं, बात कल शाम को 2 ही बात करिए, बोलो पापा बात नहीं करने देते ये, और बाइक के लिए ये लड़ते मेरे से। रक्षाबंधन का त्योहार किसने मारा है इनको? पूरा परिवार ही था उनका, 2 लड़के। क्या नाम थे? उसकी मम्मी थी, उसका भाई था, वो आप कृष्ण था। रक्षाबंधन का पर्व भद्रा के कारण बुधवार रात्रि 9 बजे बाद श्रेष्ठ मुहूर्त में मनाया जाएगा। पर्व का यह सिलसिला 31 अगस्त को भी जारी रहेगा। वहीं शहर के बाजारों में पतंग की दुकानों पर मंगलवार को खासी भीड़ नजर आई। यहाँ विभिन्न प्रकार की पतंगे दिखाई दी। साथ ही चूड़ी मार्केट में राखी की दुकानों पर महिलाएं खरीदारी कर रही थी। राखी खरीदने आए हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर राखी है, कलकत्ता की डिजाइन की ये वाली, और अच्छी अच्छी डिजाइन की बहुत सारी राखी बताई हैं। भाई बहनों के प्यार का त्योहार है। वहीं एक दुकानदार ने बताया कि राजस्थानी एवं जरी की राखियों सहित पुरुषों, बच्चों और महिलाओं के लिए अनेक प्रकार की राखियां मौजूद हैं। किस किस तरह की राखियां हैं आपके पास में इस टाइम? हमारे पास इस टाइम राखी कलकत्ते की मिल जाएगी, दिल्ली की मिल जाएगी, आगरा की मिल जाएगी, अनिल वाले की मिल जाएगी, क्वालिटी की मिल जाएगी। तो अब की बार कैसा राखियों का सीजन रहा? राखियों का सीजन बहुत बढ़िया है। कितने से रेट से शुरू है आपके पास? 10 रुपए से लेके 600 रुपए तक की राखी। और वही रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क रहेगी। मत्स्य नगर आगार की मुख्य प्रबंधक सपना मीणा ने बताया कि 29 अगस्त की रात्रि 12 बजे से 30 अगस्त रात 12 बजे तक राजस्थान सीमा के भीतर यात्रा करने वाली महिलाओं से किराया नहीं लिया जाएगा। इसे लेकर रोडवेज प्रशासन ने निर्देश दिए हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए महिलाओं को आज 29 तारीख रात 12 बजे से 30 तारीख रात 12 बजे तक उनको राजस्थान की सीमा में फ्री रखा गया है। ये रक्षाबंधन राखी के त्यौहार पे महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से फ्री किया गया है। हाँ जी, आदेश आ गए। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शहर के अंसर टाउन में 70 तोला सोना की चोरी को लेकर नया मोड़ सामने आया है। यहाँ कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र यादव की बेटी रीना यादव के फ्लैट से कथित रूप से सोना चोरी हो गया था। अब पीड़िता के पति ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि सोना कहीं दूसरी जगह रख दिया गया था, जो अब मिल गया है। सदर थाना अधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि चोरी का मामला दर्ज करने के बाद अनुसंधान किया जा रहा था। वहीं अब रीना यादव के पति बाहर से वापस लौटे हैं और उन्होंने सोना अन्य स्थान पर रखना बताया है, जिसकी जानकारी उनकी पत्नी को नहीं थी। श्रीमती रीना देवी ने प्रकरण दर्ज कराया था कि मेरे घर में सोना चांदी चोरी हो गया है, जिसमें प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। काफ़ी लोगों से, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से काफ़ी तफ्तीश की गई। उसी दौरान उनके पति जो बाहर ड्यूटी करते हैं वो आए और उन्होंने सोना दूसरी जगह पे, सोना चांदी के जो जेवर आते हैं, जो पर्टिकुलर जगह तिजोरी में नहीं रखे, दूसरी जगह पर रख के जाना बताया, जिसका पता उनकी पत्नी को नहीं था। उन्होंने वापस आकर के सोना चांदी उनका मिल गया जहाँ पर पति द्वारा रखा गया था, जिस पर उन्होंने कोर्ट प्रस्तुत की, भाई हमारी चीज़ें मिल गई हैं, हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी। बहरहाल पीड़िता के पति के बाहर होने के कारण परिवार को जानकारी नहीं थी कि उन्होंने सोना किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर रख दिया है। जब वे वापस लौटे तो पता लगा कि चोरी दरअसल हुई ही नहीं थी। यह अलग बात है कि चोरी के बाद से अब तक करीब 1 माह की अवधि में मोबाइल आदि पर भी परिवार का संपर्क नहीं हो पाया होगा, जिससे उन्हें इस बात की जानकारी मिल जाती। अलवर शहर में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने मंगलवार को पोस्ट कार्ड हस्ताक्षर अभियान चलाया। मंगल परिणय में मौजूद कार्यक्रम के संयोजक भारत भूषण अग्रवाल ने बताया कि बर्ड्स एक्ट के तहत 4 राज्यों में पीड़ितों को उनकी राशि वापस दिलाने का काम शुरू हो गया है। वहीं पोस्ट कार्ड अभियान के जरिए केंद्र एवं राजस्थान सरकार को अलवर सहित प्रदेश भर में इस दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्षों से इन परिवारों की करोड़ों की राशि फंसी हुई है। इसे लेकर पूर्व में शिविर लगाने के साथ ही जिला कलेक्टर को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं ठगी पीड़ित परिवार के संयोजक मोहनलाल जैन के अनुसार आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सहित अन्य चिट फंड कंपनियों द्वारा जमाकर्ताओं की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं ठगी पीड़ित परिवार द्वारा 5 सितंबर को जयपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम जो है ये पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं। 2019 के अंदर एक कानून बना था जिसमें कि ठगी पीड़ित परिवारों को पैसा दिलाने के लिए 4 स्टेट में जो है हमारा ये पैसे देने का काम शुरू हो गया है। और अब हम इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, मुख्यमंत्री सरकार, राजस्थान सरकार व प्रधानमंत्री भारत सरकार को ये ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं पोस्ट कार्ड के माध्यम से कि हम लोगों का आज 8-10 साल से जो है ठगी पीड़ित परिवार का पैसा फंसा हुआ है। 42 करोड़ आदमियों का, 42 करोड़ फैमिलीज का पैसा फंसा हुआ है। और हम भारत सरकार व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से ये आवेदन कर रहे हैं पोस्ट कार्ड के माध्यम से कि हमारा पैसा दिलाया जाए। हम सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने कि हमारा पूरा जमा पूंजी इनके जो है खातों में डाल रखी है और हम बहुत परेशान हैं। हम आपके माध्यम से बार बार आगे करें कि हमारा पैसा किसी भी तरह से दिलाया जाए। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर के तत्वाधान में एक कैंप मंगल पड़ने में लगाया गया है, जिसमें सरकार द्वारा बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जो भी चिट कंपनियां भाग गई हैं उनके भुगतान के लिए आवेदन किया गया है। सरकार से हमारा अनुरोध है, बर्ड्स एक्ट 2019 को बने आज 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी को भुगतान नहीं किया गया है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि हम 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवार हैं, अगर आप चुनाव से पहले हमें भुगतान करते हैं तो हम आपको मतदान करेंगे। हमारी आपसे दूसरी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप इसका भुगतान बहुत जल्दी से कराएं। बेचारे ऐसे परिवार हैं जिनका भरण पोषण भी नहीं हो रहा है।
पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। ये पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री के नाम और मुख्यमंत्री के नाम भेजे जाएंगे। 5/9/23 को मुख्यमंत्री के यहाँ जयपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जो भी यहाँ आज लोग बाग फार्म भरेंगे उनके फार्म मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे। शहर के स्कीम 2 स्थित वीएम हाउस में बागेश्वर धाम हनुमंत कथा को लेकर मंगलवार को कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस दौरान सीए श्री कृष्ण गुप्ता ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लोहिया का तिबारा MIA में 6 से 8 अक्टूबर तक हनुमंत कथा की जाएगी। वहीं 5 अक्टूबर को ब्लॉक लेवल और 6 अक्टूबर को अलवर शहर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु कार्यालय से कलश यात्रा का कूपन ले सकते हैं। बागेश्वर धाम द्वारा श्री हनुमंत कथा का प्रोग्राम 4 दिवसीय है, जो 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक होगा। 5 अक्टूबर को हम ब्लॉक लेवल पर कलश यात्रा निकालेंगे। 6 अक्टूबर को हम अलवर शहर के अंदर निकालेंगे। 7 अक्टूबर को शाम को 4 से लेकर 8-9 बजे तक श्री हनुमंत कथा होगी और 8 अक्टूबर संडे को सुबह दिव्य दरबार 10 से 2 बजे तक और शाम को 4 से 9 बजे तक श्री हनुमंत कथा होगी। इस कार्य को करने के लिए हम जगह जगह जैसे भक्तजनों का डायरेक्टली कांटेक्ट हो सके, हम जगह जगह कार्यालय खोल रहे हैं। उसी पक्ष में हमारा ऐसा यहाँ पर 93 वीएम हाउस में भी स्कीम नंबर 2 अलवर में कार्यालय खोला गया है। नर्सिंग कर्मचारी मंगलवार को फूलबाग पहुंचे और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर समस्या का समाधान करवाने का भरोसा दिलाया गया। वहीं नर्सिंग एसोसिएशन जिलाध्यक्ष राजपाल यादव ने कहा कि लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद मांगे पूरी नहीं की गई हैं। उन्होंने 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। देखिए, हमने आज राजस्थान संयुक्त नर्सिंग संघर्ष समिति के द्वारा जो प्रदेश व्यापी आह्वान पर हमारा जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को लेकर के हम आप देख रहे हैं कि 42 दिन के बाद भी सकारात्मक विचार सरकार ने नहीं किया है। इसके लिए हमारे अलवर जिले के अंदर सरकार में एक बड़ा कदम है। माननीय भंवर जितेंद्र साहब, उनको हमने सभी नर्सेज ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर के आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है और ज्ञापन के माध्यम से यही मांग करें कि सरकार के समक्ष हमारी मांगों को रखें और हमारा एक डायलॉग का रास्ता खोलें, और जिससे कि नर्सेज की जो जायज़ मांगे 11 सूत्री मांगे हैं, उनमें किसी प्रकार का ज़्यादा कोई वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है और मरीजों को भी राहत मिल सकते हैं। हम भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार की हड़ताल जैसी स्थिति से गुजरना पड़े। और आप देख रहे हैं 4.5 वर्षों से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते आ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से निवेदनपूर्ण तरीके से हम मांगों को रखते आ रहे हैं। इसके बाद 18 जुलाई से हमने विरियस आंदोलन के तरीकों से हमने मांगों को रखा है। राजधानी भंवर साहब जितेंद्र साहब से भी यही करिए कि हमारी वकालत करें और माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात को पहुंचा करके डायलॉग का रास्ता खोल के जल्द से जल्द मांगों को पूरा कराएं, जिससे ना तो मरीजों को नुकसान हो, ना ही मरीजों को किसी प्रकार परेशानी का सामना करना पड़े और जिससे नर्सेज भी पूरे मनोबल के साथ कार्य कर सकें। और वहीं मिनी सचिवालय में वकीलों के चैम्बर बनाए जाने को लेकर वकील मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिले। एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि इसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जिला कलेक्टर से बात की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर बनने से पहले चैम्बरों का निर्माण किया जाना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 4 दिन से स्ट्राइक पे हैं। आज भंवर जितेंद्र सिंह से बात हुई, उन्होंने कलेक्टर को कहा है कि वो डेयरी वाली जमीन अलॉट करा दें। भूमि पूजन नहीं हो जाता तब तक जिला विकास संघ अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा और अपनी हड़ताल पर कायम रहेगा। आपका न्यायालय सचिवालय बना हुआ है, फिर क्या दिक्कत आ रही है उसको? बैठने के लिए कोई चैम्बर ही नहीं है ना, 11 कोर्ट्स के लिए जगह नहीं है। अभी यही तय नहीं है कि कहाँ चैम्बर बनेंगे, कहाँ बाकी कोर्ट्स बनेंगे। आधी कोर्ट्स वहाँ चले, आधी कोर्ट्स यहाँ चले, ये तो अन्याय है अलवर की जनता के साथ भी, वकीलों के साथ भी। भंवर साहब ने अभी कलेक्टर साहब से बात की है और वकीलों के चैम्बर्स के लिए प्रपोजल बनाने के लिए कहा है, लेकिन ये सब बातें बहुत पहले से ही चल रही हैं, लेकिन धरातल पे अभी तक ये कोई ऐसी बात उभर के नहीं आई है। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि वकील पैरवी कैसे करेगा, और पैरवी करने के लिए हम तो पैरवी करेंगे, लिटिगेंट कहाँ बैठेगा? जो बेचारा बाहर से गांव से आता है उसके लिए बैठने को जगह नहीं है। आप बनाई जा रहे हैं और ये सिस्टम है कि जब जहां कोर्ट बनेगी वहां चैम्बर पहले बनाए जाएंगे, लिटिगेशन शेड पहले बनेगी, क्योंकि जो न्याय दिला रहा है और जो न्याय प्राप्त करना आ रहा है, अगर आप उसको खड़े होने के लिए जगह नहीं दे सकते, उसको बैठने के लिए जगह नहीं दे सकते, उसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर वो पैरवी क्या करेगा और कैसे कर पाएगा? तो ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, न तो जनता समझ पा रही है, न प्रशासन समझ पा रहा है। अब हमने भंवर साहब को फिर दोबारा याद दिलाया है, ही इज ए वेरी बिजी पर्सन, सारा जिला इनके पास आता है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अधिक व्यस्तता के कारण भी हमारा काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि
ये जब तक लिटिगेशन, ये अपना मिनी सचिवालय में जिसमें कोर्ट शुरू होनी है, वो अगर उससे पहले अगर वकीलों के लिए चैम्बर्स नहीं बनते हैं तो ये बड़े अफसोस की बात है। शहर के विवेकानंद नगर के निवासियों ने पट्टे दिए जाने की मांग की है। ये लोग मंगलवार को फूलबाग पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिले। क्षेत्रीय निवासी रवि मीणा ने बताया कि यहाँ 3000 मकान हैं, लेकिन यूआईटी की तरफ से एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया है। यूआईटी के अधिकारी इस इलाके में पहले भराव क्षेत्र होने की बात कहते हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर, प्रभारी मंत्री और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने पर भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम फूलबाग आए हैं, वार्ड नंबर 34 विवेकानंद नगर। वहाँ से हम हमारे पट्टों की मांग के लिए आए हैं। माननीय अशोक गहलोत जी ने टारगेट दे रखा है पट्टों के लिए, पट्टे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे राजस्थान दिए जाएं। उसमें हम कहीं से वंचित रह चुके हैं, जिसकी वजह कुछ प्रशासनिक गलतियों की वजह से है। वहाँ हमारे कम से कम ना तो 3000 मकान हैं और वहाँ एक भी जगह पट्टा यूआईटी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इसलिए कुछ गलतफहमियाँ यूआईटी के पास में है, उनको ख़त्म करने के लिए हम भवर साहब से हमारा निवेदन करने के लिए आए और हमें उम्मीद है भवर साहब हमको पट्टों में हमारी पूरी मदद करेंगे। यूआईटी वहाँ पर कारण ये बताता है कि यहाँ पर कोई भराव क्षेत्र था, जबकि हाई कोर्ट से निर्णय आया है कि वहाँ उन्होंने मानने से मना कर दिया कि यहाँ कोई भराव क्षेत्र नहीं है। तो इस तरह की गलतफहमी उनके है, तो इस चीज़ को लेकर के हम भवर साहब से अपनी बात रखेंगे और उनसे कहेंगे कि साहब आप यूआईटी सचिव से बात करें और हमको पट्टे दिलाने में हमें मदद करें। जी, कोर्ट की भी नहीं मान रही है। हमने अब तक करीब कलेक्टर साहब के पास, प्रभारी मंत्री जी से, मतलब किसी भी अधिकारी के पास हमने जा कर के हमारी बात नहीं रखी कि ऐसा नहीं हुआ। हमने सबको हमारी टुकड़ा बताया, पर कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम आज माननीय भवर जितेंद्र के पास हमारी बात रखने के लिए आए हुए हैं। श्रावण मास में शहर में अनेक धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। मेहताब सिंह का नोहरा के समीप प्रेम नगर स्थित शिव मंदिर में रामायण पाठ के समापन पर मंगलवार सुबह विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, साथ ही यज्ञ भी हुआ। श्रद्धालु राजकुमार शर्मा और हेमचंद सैनी ने बताया कि प्रतिवर्ष यह आयोजन किया जाता है। पूजा के लिए बैठाए थे, 5 जोड़े बैठाए, 5 जोड़े अपने यहीं के प्रेम नगर के जोड़े थे, पांचों जोड़े बैठाए थे। और उसके बाद में अब जो समापन हुआ है, समापन में हवन किया है, हवन में भी 500 जोड़े बैठाए गए हैं। उसके बाद क्या नाम से जो ब्राह्मण बंधु है उनको भोजन करवाया है, और क्या नाम से बच्चियां हैं जो हमारी कन्या हैं उनको भोजन करवाए, और भोजन के बाद में हमने उनको दक्षिणा दी है सबको। ये कार्यक्रम हम हर साल करते हैं। सावन के उपलक्ष्य में हो रहा है। क्या क्या आयोजन हो रहा है आज कोले की सब्जी और मालपुआ और खीर बने। इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम हुए? कल बच्चों ने नृत्य प्रोग्राम करा था, बाकी अपने छोटे मोटा जागरण किया था। रात्रि में जागरण हुआ है? कल दिन में? रात्रि में हुआ। और कल सुबह पूजा? हाँ, पूजा आरती। शहर में बजाजा बाजार स्थित गोविंद देव मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में हिंडोला पर्व मनाया जा रहा है। वहीं गोविंद देव मंदिर में भगवान की झांकी सजाई गई। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंचे। महंत दिनेश शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह हिंडोला उत्सव के तहत प्रतिदिन भगवान को झूले में झुलाने के साथ ही आकर्षक झांकियां सजाई जा रही हैं। अपने सावन मास के महीने में ये हिंडोला का उत्सव होता है। इसमें जैसे कृष्ण भगवान और राधा ने रासलीला की थी, उसी प्रकार से प्रेम प्रसंग की वजह से ये झूला उत्सव मनाया जाता है। और भगवान कृष्ण और राधा का बड़ा प्रेम था, जो सावन के महीने में उन्होंने जो झूला उत्सव प्रारंभ किया, वो आज तक मंदिरों में झूला उत्सव हो रहा है। और अपने यहाँ 15 दिन का प्रोग्राम होता है और रक्षाबंधन को समापन होता है। कायस्थ महासभा प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष अलका माथुर के नेतृत्व में अलवर के श्री चित्रगुप्त छात्रावास में तीज और सावन उत्सव मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने उत्साह के साथ भागीदारी की। इसके अलावा नृत्य, गायन और म्यूजिकल चेयर के कंपटीशन भी हुए। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा तीज क्वीन का खिताब अलका माथुर को मिला है। वहीं इस मौके पर संरक्षक सदस्य इंदु श्रीवास्तव, सुमन सक्सेना, लोकेश्वरी, सरिता माथुर और नेहा सक्सेना आदि मौजूद रहीं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। प्रभारी शिव कुमार सैनी ने बताया कि स्टेडियम में हॉकी एवं शूटिंग सहित कई स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। वहीं विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी यश सिंह और जिला क्रीड़ा परिषद की खेल अधिकारी अंजना शर्मा रहे। साथ ही नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी पंकज यादव भी अतिथि थे। राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हॉकी,
शूटिंग, हॉकी बॉयज़ एंड गर्ल्स शूटिंग और कुछ डांस एक्टिविटी भी है बच्चों की, और इसका थोड़ा रस्साकसी जो टग ऑफ वार बोलते हैं उसका भी आखिर में आयोजन किया जाएगा। अभी हमारे सामने फाइनल मैच चल रहा है लड़कियों का, जो कुदनपुरी और साई एकेडमी के बीच में है। इसी पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जो हमारे हॉकी विजार्ड हैं, जो हॉकी की जानी मानी शख्सियत हैं, एक अपने आप में एक मतलब हॉकी के योद्धा हैं पुराने जो, तो उनके नाम से उनके जन्मदिन है आज उनका, और उनके जन्मदिन को सम्मान देने के लिए इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है 29 अगस्त। तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस है, उसी के तहत ये आयोजन होता है। किसान नेता अभय सैनी के अनुसार सीएम अशोक गहलोत की कल्याणकारी नीतियों के कारण इस बार प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि गरीब, शोषित और पीड़ित वर्गों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पत्रकार और हॉकर्स के लिए भी सरकार को योजना बनाकर उन्हें लाभान्वित करना चाहिए। सैनी के अनुसार हॉकर्स गांव और शहरों में घर घर तक अखबार पहुंचाते हैं। इनके जरिए सरकार की योजनाएं भी लोगों तक पहुंचती हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, आप अपनी जान जोखिम में डालकर गांव ढाणी की खबर को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजना गांव ढाणी तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि पत्रकारों को भी सरकार टैबलेट और मोबाइल दे, क्योंकि डिजिटल ज़माना है। अगर पत्रकारों को मोबाइल दिया जाएगा तो पारदर्शिता बढ़ेगी। आने वाले समय में जो हम लोग अपनी बात को एक दूसरे से नहीं कह पाते हैं, भय और भ्रष्टाचार खत्म होगा। अगर हमारे पास मोबाइल होगा तो हमें नई जानकारी मिलेगी। और भी कहना चाहूँगा, पत्रकारिता में एक बड़ा भागीदारी होती है अखबार बांटने वालों की, जिसे हम हॉकर के नाम से जानते हैं। वो किसी भी जिले में 1500 लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों का जीवन सामान्य जीवन से जीना चालू होते हैं और अंत तक सामान्य जीवन तक वो जीते चले जाते हैं। बरसात हो, धूप हो, छाँव हो, आंधी हो, वो अपने काम पर लगा रहता है और उस व्यक्ति को केवल एक न्यूनतम मजदूरी मिलती है। सरकार को नियम बनाना चाहिए कि जो हॉकर, जो पत्रकार जिस एजेंसी में काम करता है, उसका एक परसेंटेज, एक उसकी निश्चित सैलरी वो दे और उसका जीवन सुरक्षित हो। साथ ही आप सब लोगों को भी, हॉकरों के लिए भी और पत्रकारों के लिए सरकार की एक पेंशन योजना भी होनी चाहिए और समय आने पर इनके बारे में बैठकर विचार करना चाहिए। ये लोकतंत्र का एक बड़ा चौथा स्तंभ है, जिससे लोगों को अपनी समस्या और अपने समाधान को एक दूसरे से कहने में आसानी होती है और जिस चीज में हमें समाधान मिलता हो उसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। और राजस्थान सरकार की कार्यशैली ऐसी है, अगर ये बात राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंची, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो निश्चित पत्रकारों को और निश्चित ये जो डिजिटल आज की तारीख में न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, इनके पत्रकारों को भी और इनके संचालन करने वालों को मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं कल्याणकारी योजना का भागीदार बनाएंगे और उनके जीवन के बारे में भी सोचेंगे। और वहीं जिला फल सब्जी मंडी यूनियन ने भारत सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर 40% एक्साइज ड्यूटी लगाने को गलत बताया है। यूनियन के संरक्षक अभय सैनी के अनुसार इससे मेवात क्षेत्र के अलवर एवं भरतपुर के प्याज कारोबारियों और किसानों को नुकसान होगा। इस वजह से सरकार को अपने निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए। सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी 40% कर दी गई है। वैसे तो एक्साइज ड्यूटी हिंदुस्तान से बाहर जब प्याज जाती है उसके ऊपर लगती है, और हिंदुस्तान से बाहर जो प्याज जाती है वो महाराष्ट्र की और कर्नाटक की जाती है। इन दिनों में महाराष्ट्र की प्याज बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ से विदेश में जा रही थी, और जब वहाँ सिंगापुर और मलेशिया और भूटान और नेपाल जो प्याज जा रही थी, उन पर सब पे 40% एक्साइज ड्यूटी लग गई। मतलब 100 रुपये किलो की कोई चीज़ खरीदारी जा रही है तो वो 140 रुपये किलो की हो जाएगी, क्योंकि 40% की एक्साइज ड्यूटी लगेगी। उससे पैदावार जो है वो आगे सप्लाई होने में कमजोरी हो जाएगी, और महाराष्ट्र का प्याज जब नहीं उठेगा तो राजस्थान का प्याज को अवसर नहीं मिलेगा, और अवसर नहीं मिलने की वजह से आने वाले समय में प्याज में बहुत ज़्यादा तेजी होती हुई नजर नहीं आती है। वैसे तो भारत सरकार से इस बारे में चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र के व्यापार के संगठन और राजस्थान के, मैं राजस्थान फल सब्जी आलू प्याज थोक व्यापार महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी शीघ्र माननीय वाणिज्य मंत्री जी से एक मीटिंग होने वाली है, और अगर ये ऐसा ही रहा तो एक बड़ा नुकसान राजस्थान में मेवात के किसानों को होने वाला है। इस पर मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम सरकार से कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का किसान पीड़ित है। पिछले कई सालों से उसे फसल का पैसा नहीं मिला है। सरकार ये बिल्कुल सही उपभोक्ता का ध्यान रखती है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को
किसान का भी ध्यान रखना चाहिए। जब किसान की प्याज 2 रुपये किलो बिकती है तो सरकार उसका मूल्य निर्धारित नहीं करती है। जिसका मूल्य निर्धारित नहीं होता सब्जी का, उसका मूल्य निर्धारित करने का सरकार को क्या हक है? सरकार जब मंदा होती है तब तो अधिक रेट दे नहीं सकती, लेकिन जब अधिक रेट होती है तो सरकार उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर हमारी प्याज को, हमारी फसल को कम दामों में बिकवाती है, जिससे किसान को नुकसान होता है। ऐसा हमें अंदेशा लगता है। भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य सरिता राज जाटव ने पार्टी से महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया है। इनका कहना है कि वे भी महिला होने के नाते अलवर ग्रामीण क्षेत्र से टिकट चाह रही हैं। वहीं इस क्षेत्र में सदस्यता अभियान भी जारी है। सरिता राज ने अलवर ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी होने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पर हैं। पार्टी द्वारा हमें ये दिया गया है सदस्य अभियान का कार्यक्रम, तो इसमें मैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जा रही हूँ और वहाँ पे महिलाओं से संपर्क कर रही हूँ और जो है 8140-200 पे मिस कॉल करवा के महिलाओं की सदस्यता बढ़ा रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अलवर ग्रामीण की अभी फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा समस्या लाइट की और पानी की बता रहे हैं सभी। सड़क की भी है, पानी की और बिजली की, और कई समस्या है अलवर ग्रामीण के अंदर। नहीं, मुझे लगता है महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट देना चाहिए और जब महिलाएं बराबर से सब भागीदारी निभा रही है तो महिलाओं का भी हक बनता है कि उन्हें भी पार्टी टिकट देना चाहिए पार्टी को। हाँ, मुझे लगता है पार्टी अब की बार ज़रूर मुझे मौका देगी और मैं जो है पार्टी का आदेशानुसार जो कार्य करूँगी। देखिए, क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा तो पानी, बिजली, सड़क जो है ये समस्याएं हैं और सबसे ज़्यादा तो जो है प्रशासन की लापरवाही और मतलब सिस्टम में जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जो है मतलब इनको लेकर के मैं कार्य करूँगी। और जैसे कि अपने जो क्षेत्र में बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा है तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगी कि जो अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ के ही जो व्यक्ति हैं क्षेत्रीय, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाऊंगी। कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस दिल्ली दरवाजा बाहर पहुंची। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे शातिर को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी रमेश कुमार के कब्जे से 40 पौवे बरामद हुए हैं। अवैध शराब में एक मुलजिम पकड़ा गया था। कल दौरान चेकिंग बदमाशान एवं इस लोकल स्पेशल कार्रवाई मुखबिर सूचना मिली कि इंदिरा जो बाहर एक अवैध शराब बेच रहा है। उस सूचना पर मैं जाब्ता के हेडकों से रवाना हुआ। वहाँ पर उसको एक शख्स को पकड़ा। उसके पास प्लास्टिक कट्टे में 40 पौवे देसी रंगीला शराब के मिले। उसे पूछा लाइसेंस वगैरह में कि लाइसेंस है क्या नहीं है, तो नहीं उन्होंने बताया। जरिए फर्द गिरफ्तार कर माल जब्त किया, थाने पर लाकर माल जमा करा और FIR दर्ज की। उसका नाम है रमेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल जाटव, बिंद्रा जवाहर गंगा मंदिर के पास। चाकू दिखाकर लूट की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। कोतवाली थाने के ASI जितेंद्र ने बताया कि स्कीम 10 में एक युवक धारदार चाकू लेकर खड़ा था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर भरतपुर के नरोत्तम बावरिया को गिरफ्तार किया है। इसी तरह बस स्टैंड पर भी एक युवक चाकू लेकर घूम रहा था। इस आरोपी अजय कुमार को भी पकड़ लिया गया, जो भरतपुर का ही निवासी है। दिनांक 28 को गश्त के दौरान जरिए मुखबिर मुझे इतला मिली कि स्कीम 10 में खारिया कुआ के पास में एक लड़का चाकू लेकर खड़ा है और आने जाने वाले राहगीरों को सड़क पर धमका करके लूटपाट की फिराक में है। इतला की विश्वसनीयता पर वहाँ पहुँचे तो वो व्यक्ति मिला जिससे उस चाकू के बारे में रखने और इस तरह की घटना के बारे में पूछताछ की गई तो अपने पास कोई वैध लाइसेंस होना, अनुज्ञा पत्र होना नहीं बताया, जिसका उक्त कृत्य आर्म्स एक्ट की श्रेणी में आने पर उसको मौके पर ही गिरफ्तार किया। और इसी क्रम में गश्त के दौरान थाना कोतवाली से श्री ओम प्रकाश हेड कांस्टेबल को भी इस तरह की इतला मिली कि बस स्टैंड के पास में एक लड़का खड़ा है जो चाकू लेकर के इसी तरह की घटना को अंजाम देने की फिराक में है। ओम प्रकाश हेड कांस्टेबल के द्वारा मौके पर गया और उसके पास भी कोई इस तरह का शस्त्र रखने का अनुज्ञा पत्र नहीं होने पर आर्म्स एक्ट की श्रेणी में आने पर उसे
वहीं से मौके पर गिरफ्तार कर खारिया कुआं पर जिसको गिरफ्तार किया गया उसका नाम है नरोत्तम सन ऑफ राधेश्याम बावरिया, उम्र 24 साल, निवासी भरतपुर है। और दूसरे का नाम जो बस स्टैंड से गिरफ्तार किया श्री ओम प्रकाश HC द्वारा, वो है अजय कुमार सन ऑफ विजय कुमार, जाति बावरिया, निवासी भरतपुर। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत केरवावाल में चुने गए सरपंच के स्थान पर उनके भाई द्वारा समस्त कार्य करने की शिकायत सामने आई है। ऐसे में अलवर कलेक्टर को पंच और ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। इनमें वीरेंद्र सिंह, जगन सिंह, मंगू सिंह, छोटे लाल, कन्हैया लाल आदि शामिल हैं। जिला कलेक्टर ने निर्वाचन विभाग को निर्देश देकर चुने गए जनप्रतिनिधि के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में कहा गया है कि सरपंच सुरेश चंद के बजाय उसका भाई पेमाराम सभी कामकाज करता है। साथ ही वह पंचायत के लेटर पैड का उपयोग भी कर रहा है। यहाँ तक कि वह सरपंच की जगह बैठकों में भाग लेने चला जाता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहाबाद में विद्यार्थियों को गुड टच, बैड टच यानी अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में बताया गया। प्रभारी राजीव चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। साथ ही चाइल्ड लाइन, हेल्पलाइन सहित संबंधित व्यक्तियों को सूचना देने के लिए सचेत किया गया। कार्यक्रम में संस्था प्रधान राजेश योगी, अध्यापक सियाराम और डालूराम आदि मौजूद रहे। रियासतकालीन सिलिसेट झील का पानी लाल डिग्गी तक लाने को लेकर तत्कालीन कलेक्टर जितेंद्र सोनी के प्रयास अब ठंडे बस्ते में चले गए हैं। इसके तहत सिलिसेट से लाल डिग्गी की ओर बनी हुई नहर से अतिक्रमण हटाकर साफ सफाई शुरू हुई थी, लेकिन नहर में सिलिसेट का पानी छोड़ने से पहले ही तत्कालीन कलेक्टर का स्थानांतरण हो गया। उधर अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने बताया कि रियासत काल से ही सिलिसेट का पानी लाल डिग्गी के अलावा बड़ा बाग, राजर्षि कॉलेज, फूल बाग, कंपनी बाग और नजर बगीची आदि क्षेत्रों में आता रहा था।
उन्होंने आरोप लगाया कि अलवर शहर में पेयजल संकट के निदान के लिए सिलीसेड से पानी लाने की योजना को भी प्रदेश सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। देखिए, रियासतकालीन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रियासतकालीन समय से सिलीसेड बांध से अलवर शहर में नहर के माध्यम से, चाहे लाल डिग्गी हो, चाहे हमारा राज ऋषि कॉलेज हो, पुरजन विहार हो, केंद्रीय विद्यालय का जो परिसर हो, साथ ही साथ जो महाराज साहब का मकान है फूलबाग हो, उसके साथ साथ जो हमारे स्कीम नंबर 5 में जो आजकल बंधन रिसोर्ट और कई रिसोर्ट खुल गए हैं, उस ज़मीन तक में, साथ ही साथ जो गौरी देवी महाविद्यालय है उस परिसर में बाग लगे हुए थे, उन बागों की पानी की आपूर्ति के लिए सिलीसेड से बांध के माध्यम से हमारी जो नहर है उसके माध्यम से आपूर्ति होती थी। बहुत पहले से वहाँ पे कब्जा हुआ, नहरों को क्षतिग्रस्त किया गया। इसकी मांग मैंने पुरजोर तरीके से 2022 सितंबर माह में जो सदन आया था विधानसभा का, उसमें मांग उठाई थी। साथ ही साथ मैंने मांग ये भी की थी कि राज्य सरकार, क्योंकि अलवर शहर में पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, तो सिलीसेड बांध का पानी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यदि अलवर शहर की जनता को मिले तो निश्चित रूप से अलवर शहर की जनता को लाभ मिलेगा। तत्कालीन कलेक्टर आदरणीय जितेंद्र सोनी जी ने और राज्य सरकार ने भी इस मामले में संज्ञान लिया और जहां एक और नहर पर जो अतिक्रमण था उसको हटाने का काम शुरू हुआ। साथ ही साथ जहाँ जहाँ नहर क्षतिग्रस्त थी उसको ठीक करने का काम शुरू हुआ। अब मुझे बताते हुए खुशी है कि नहर पर अतिक्रमण भी हटे, नहर को क्षतिग्रस्त जो रूप था उसको भी ठीक किया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि ना तो नहर के माध्यम से अलवर को पानी मिला और ना ही जो 38 करोड़ की योजना जलदाय विभाग और सिंचाई विभाग ने राज्य सरकार को भेजी थी, उसमें हमें पूरा विश्वास था कि बजट सत्र के दौरान ही, जो अभी अंतिम सत्र था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उस योजना की घोषणा करेंगे। तो ना तो पीने के लिए पानी जल सिलीसेड से मिल पाया, ना ही नहर के माध्यम से जो नहर पूरी तरह से तैयार है, अलवर शहर का हक है, वो पानी हमको अब तक नहीं मिल पाया। तो निश्चित रूप से अलवर शहर की जनता में आक्रोश भी है और जन आक्रोश भी। मालाखेड़ा उपखंड के बरखेड़ा स्थित ग्राम पंचायत में इंदिरा रसोई घर तैयार होने के बाद भी 2 महीने से इसे शुरू नहीं किया गया है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की घोषणा के बाद सरपंच कृष्णा चौधरी ने इंदिरा रसोई घर तैयार करवा दिया था। संचालक अनामिका खंडेलवाल के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग से आदेश मिलते ही इंदिरा रसोई शुरू कर दी जाएगी। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम मोहब्बतपुर में मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। श्रद्धालु बाबूलाल और जगदीश हंसावत ने बताया कि हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही इंद्रदेव के मेहरबान रहने की कामना के साथ हवन यज्ञ भी हुआ। सतीश कुमार चौधरी और सौरभ शास्त्री ने यहां सुंदरकांड का पाठ किया। रक्षाबंधन से पूर्व मंगलवार को मालाखेड़ा के मुख्य बस स्टैंड, गांधी चौक और राजगढ़ गेट सहित अन्य बाजारों में रौनक दिखी। यहाँ महिलाएं राखियां खरीदने पहुंची। साथ ही महिलाओं के लिए भी विभिन्न प्रकार के हाथ कंगन, बाजूबंद और अन्य सामग्री की खरीद हुई। श्रावण मास पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व त्योहार खुशी से मनाया जाएगा, जब मालाखेड़ा का बाजार पूरी तरह सज गया है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लेने आ रही हैं, वहीं भाभी भी अपनी ननद के लिए विभिन्न प्रकार के सामग्री खरीदने आ रही हैं। और यह त्यौहार हर्षोल्लास खुशी से मनाने के लिए बहनें जाएंगी। इसके लिए सरकार ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रोडवेज की बस में महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क रखी है और ये त्यौहार प्यार प्रेम से मने, इसके लिए सभी ने तैयारी पूरी कर ली है। नवोदय सिंह के लिए अकबरपुर क्षेत्र में मलेरिया और डेंगू को देखते हुए डॉक्टरों की टीम पूरी सतर्कता बरत रही है। साथ ही क्षेत्र में फॉगिंग करने के अलावा दवा का छिड़काव किया जा रहा है। मौसम परिवर्तन के बाद क्षेत्र में मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। गत वर्ष भी अकबरपुर क्षेत्र के बेरा गांव में डेंगू के कई मरीज पाए गए थे। अकबरपुर क्षेत्र के पहाड़ी गांवों में बरसात का पानी भरने की वजह से मच्छर पनपते हैं। इसके कारण डेंगू एवं मलेरिया फैलने का खतरा बना रहता है। डॉक्टर लवेंद्र ने बताया कि सीएचसी में आने वाले लोगों को इससे बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। मरीजों को यही सलाह देते हैं कि बाहर पानी, कूलर में पानी नहीं जमा होना चाहिए, बाल्टी ऐसे उल्टी रखनी चाहिए ताकि पानी जमा ना हो, उसमें कीड़े ना पनपे। और साफ़ सफाई रखेंगे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अब सावधानी रखनी चाहिए जो ज़रूरी है ताकि अपन बचाव कर सकें। बाकी बुखार के लिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा दिखा लें, तुरंत बुखार आए तो हॉस्पिटल आके दिखवाएं एक बार, कि जांच करवा लें। डेंगू मलेरिया आजकल बहुत फैल रहा है, पता भी नहीं चलता है कि क्या चीज़ कैसे हो रहा है, बुखार कितनी देर से हो रहा है। तो इस वजह से अपने को
सतर्क रहना चाहिए। अभी इतना नहीं है, 1-2 हैं, उनको फॉलोअप चल रहा है, उनके आसपास पूरा वो सर्वे हो गया, आसपास के घरों में सर्वे हो गया, सब जगह स्प्रे कर दिया गया है। सिलीसेट झील के समीप धीवरों की ढाणी में कश्यप समाज के चुनाव करवाए गए। यहां निर्विरोध अध्यक्ष चुनकर कमेटी गठित की गई। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष का साफा बांधकर स्वागत किया गया। देवनारायण बोर्ड के सदस्य रामजीलाल बैसला ने बताया कि कश्यप समाज के उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चलते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। मुंडावर पुलिस ने फरार आरोपियों की धरपकड़ की है। इसके तहत लूट के प्रकरण में 14 साल से फरार इनामी आरोपी उदयपुर जिले के बाबूलाल डांगी को पकड़ा गया है। साथ ही 2 अन्य इनामी वारंटी भारत एवं मोहनलाल की गिरफ्तारी हुई है। खैरथल के इंदिरा एपी स्कूल में बच्चों ने खुद राखियां बनाकर जरूरतमंद बच्चों को इनका वितरण किया। इसके अलावा स्थानीय बस्ती में जाकर मिठाई भी बांटी गई। इस कार्य में नक्श लालवानी, रजनीका, दियाना, आरवी और गर्वित आदि ने भूमिका निभाई। प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति और डायरेक्टर पंकज खुराना ने सभी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तिजारा में वार्ड 1 स्थित सार्वजनिक शिव हनुमान मंदिर में भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर मन्नतें मांगी। इस दौरान गायक पालूराम, कुसुम गौतम और विजय आदि ने भजन प्रस्तुत किए। साथ ही सैनी समाज प्रधान कृष्ण कुमार सहित विनोद सैनी, शो नारायण, सार्वजनिक हनुमान बगीचे अध्यक्ष नगेंद्र सैनी, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, बने सिंह विधूड़ी और श्याम मंदिर अध्यक्ष अभय सिंह यादव आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी में बाबा मोहनराम का मेला 30 अगस्त से 1 सितंबर तक बढ़ेगा। एसपी करण शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सैनी की निगरानी में यहां लगभग 1500 पुलिसकर्मियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था संभाली जा रही है।
वहीं जेब कतरों और अन्य असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए पुलिसकर्मियों को सादा वर्दी में तैनात किया गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को कीमती सामान एवं जेवरात आदि साथ लेकर नहीं आने की सलाह दी गई है। किशनगढ़ बास में 2 अप्रैल 2018 को SC/ST आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की पेशी पर संबंधित लोग मंगलवार को पहुंचे। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिनियम को कमजोर करने के खिलाफ देशव्यापी बंद के तहत विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने खैरथल थाना क्षेत्र में कुल 74 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर चार्जशीट पेश कर दी। कांग्रेस सरकार के आश्वासन के बाद भी मुकदमों को वापस नहीं लिया गया है। पेशी पर आए भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव लक्ष्मी नारायण ने इस पर आक्रोश जाहिर किया है। भीम सेना के जिलाध्यक्ष कमल सिंह ने पूरे राजस्थान में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 2018 में 2 अप्रैल को भारत बंद के आह्वान के बाद में शांतिपूर्वक रैली निकाली गई थी। यहाँ पर उस रैली के निकलने के बाद में बीजेपी सरकार ने साजिश के तहत हमारे लोगों को घरों से उठाया, उस रैली की सफलता को असफलता में बदलने के लिए, और उनको उठा के जेलों में डाला। और इस मामले को जिस तरह की ताकत SC समाज ने उस समय दिखाई तो उसको कहीं ना कहीं दबाने का काम किया, और इन मुकदमों को अब हम 5 साल से झेलते हुए आ रहे हैं। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि हम इन मुकदमों को हटाएंगे। बीजेपी सरकार थी वो निकम्मी सरकार थी, लेकिन अब हमारी सरकार आई है तो हमारी सरकार गरीबों की सरकार है और इन झूठे मुकदमों को हटाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने भी 4.5 साल हो गए, निकल गई, अब 1 महीना आचार संहिता लगने में रह गया है, उसके बावजूद भी इन मुकदमों को नहीं हटाया। मौजूदा गवर्नमेंट से विरोध है और हम इस विरोध को दर्ज करवाना चाहते हैं, और इस विरोध दर्ज करवाने में हम लोग आज एक कमेटी बनाना चाहते हैं यहाँ पे, और कमेटी बनाने के बाद कमेटी का जो निर्णय रहेगा उस हिसाब से हम कलेक्ट्रेट पे धरना या अनिश्चितकाल भूख हड़ताल, जो भी सिचुएशन कमेटी निर्णय लेगी उस निर्णय के तहत हम आगे की कार्रवाई करेंगे। एक आंदोलन हुआ था भारत बंद SC/ST एक्ट के मामले में, और पूरे भारत में शांति प्रिय बहुत बड़ा एक विरोध प्रदर्शन सरकार को जगाने के लिए दर्शाया गया था, और पूरा शांति प्रिय हुआ था। हमारे विधानसभा किशनगढ़ बास में भी आंदोलन हुआ, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के विधायक थे उस टाइम रामेश सिंह यादव, और उनकी राजस्थान में सरकार थी। हमारे यहाँ खैरथल में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। जिस तरीके से उन लोगों ने यहाँ की जो एकता SC समाज की जो एकता देखी उससे वो डरे हुए थे, और उन लोगों पर शांतिप्रिय होने के बाद भी उन लोगों पर हमारे यहाँ पर कभी 92-93 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया, और ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज है कि ऐसे समझो कि वो कोई हार्डकोर अपराधी हैं। आज पूरे 4.5 साल कांग्रेस सरकार को हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी एक तरफ वो कहती है बार बार हम मुकदमे वापसी ले रहे हैं, ले लिए हैं, कुछ रह रहे हैं, लेकिन आप अब देख रहे हो, आप किशनगढ़ विधानसभा आप कोर्ट के बीच में हो, आप देख रहे हो यहाँ अब भी 71 युवा साथी हैं जो अपनी पेशी भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं SC समाज को गुमराह किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी ये झूठे मुकदमे हमारे लोगों पर उस तरीके से तानाशाह सरकार के द्वारा लगाए गए, उनको जल्द अगर राजस्थान सरकार गवर्नमेंट नहीं करती है तो हम इनको ये दिखा देंगे, आने वाले विधानसभा में इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। उधर आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से मारे गए युवक पवन के पिता ने भी दर्ज मामलों को वापस लिए जाने पर जोर दिया। अदालत में 2018 में जो आंदोलन हमारे SC/ST का हुआ था उसमें हमारे पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए थे, और हम आज तक भुगत रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने भी ये कहा था कि हम आपके मुकदमे जल्दी वापस लेंगे, जबकि हमको ये दिख रहा है कि ये मुकदमे वापस नहीं होने, और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि 10 महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगी, इसलिए इस महीने हमारे मुकदमों की पैरवी करके वापस लें, और नहीं हम 1-2 दिन में रणनीति बना के और कलेक्टर खैरथल नया जिला बनाए यहाँ धरना देंगे। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के निकटवर्ती मौजपुर में स्थित सशस्त्र सीमा बल के रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां आजादी का अमृत महोत्सव के थीम एकता के तहत सज्जनपुरी मिडिल स्कूल के छात्र छात्राओं को भ्रमण कराया गया, साथ ही चलचित्र आदि के जरिए केंद्र के बारे में समझाया गया। इसके बाद छात्र छात्राओं को हथियारों के बारे में जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम उप महानिरीक्षक वंदन सक्सेना के नेतृत्व में आयोजित किया गया। नगर कस्बे में रक्षाबंधन के मौके पर बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। यहां बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने पहुंच रही हैं। वहीं बाजारों में फैंसी एवं अन्य लुभावनी राखियों की भरमार देखने को मिल रही है। उधर लक्ष्मण मंदिर के महंत पंडित मुरारी लाल पाराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 अगस्त को रात 8:42 तक भद्रा काल है।
ऐसे में बहनें रात 9 बजे से अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकेंगी। वहीं दूसरी ओर 30 अगस्त को भद्रकाल होने से रात्रि में राखी नहीं बांध सकें तो इसके दूसरे दिन यानी 31 अगस्त को सुबह 7 बजे तक रक्षाबंधन पर्व मनाया जा सकता है। कोटपुतली में डाबला रोड पर नो एंट्री की मांग को लेकर धरना जारी है। वहीं धरने के 33वें दिन आक्रोश रैली निकाली गई। उधर रैली निकलने के दौरान बड़ी संख्या में ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही को लेकर रोष नजर आया। कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलनकारी चौराहे पर बैठ गए। इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने यहां पहुंचकर समझाइश की। वहीं रैली के बाद धरना स्थल पर सभा की गई। यहां पहुंचे तहसीलदार सौरभ गुजर और एसडीएम मुकुट सिंह चौधरी को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान युवा नेता अमन कसाना सहित रामनिवास यादव, नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष मैथिली शरण बंसल, नवल किशोर खंडेलवाल, सामाजिक कार्यकर्ता किशोर दूल्हेपुरा, सैनिक विकास संस्था संगठन के अध्यक्ष बबलू बबेरवाल आदि की मौजूदगी रही। शासन होश करो, होश करो, होश करो। अरे ओवरलोडिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओवरलोडिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओवरलोडिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे डाबला रोड पर भारी वाहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में मिशन 2030 के तहत पुलिस चौपाल आयोजित हुई। मौजपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित लक्ष्मणगढ़ न्यायालय परिसर में इस चौपाल का मंगलवार को आयोजन किया गया। एसएचओ श्रीराम मीना ने बताया कि इस दौरान लोगों से पुलिस महकमे में सुधार और अपराधों में कमी लाने के सुझाव लिए गए। इस दौरान भाजपा जिला मंत्री प्रदीप जैन, एडवोकेट रामेश्वर जैन, मोहित जैन आदि ने विचार रखे। वहीं एसएचओ श्रीराम मीणा ने बताया कि इन सुझावों को पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास भिजवाया जाएगा। ये पुलिस मिशन 2030 का ये गवर्नमेंट का वो चल रहा है कि पुलिस से भी लोगों की क्या अपेक्षा है, पुलिस में क्या ऐसे साधन होने चाहिए या कैसे नफरी होनी चाहिए या कैसे कर्मचारी होने चाहिए जो अपराध पे अंकुश लग सके, और जनता का क्या सुझाव है इस संबंध में कि वो किस तरह का स्टाफ या किस तरह के संसाधन या किस तरह के वो चाहिए। इसके संबंध में एक मिशन 2030 चलाया गया है जिनमें सभी आल राजस्थान के अंदर सभी थाना प्रभारी या वृत्ताधिकारी, पुलिस अधीक्षक लेवल या रेंज आईजी लेवल तक के सभी अधिकारियों को इसमें वो किया है। और ये सुझाव सभी एकत्रित होकर गवर्नमेंट के पास जाएंगे, फिर उनका एक डिस्कस होगा इन पर कि वास्तविकता में ये क्या क्या उसमें होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस संबंध में ये मिशन 2030 चला है। तो जैसे कि क्या मुख्य रूप से आपको क्या सुझाव लगा और क्या लगी कि जनता ने क्या सुझाव आपको दिया? एक तो संसाधन, जैसे वाहन है, एक वाहन होता है थाने के अंदर, वो एक घटने पे चले जाता है। मान लो पूर्व दिशा में यदि कोई घटना हो गई और थाने के दक्षिण दिशा में यदि कोई आ गया तो वो गाड़ी आएगी तभी वहाँ जाना संभव हो पाएगा। इस ऐसी सूरत में कम से कम 2 या 3 वाहन 4 व्हीलर थाने पर होने आवश्यक है। और प्रशिक्षित जैसे महिला कांस्टेबल हैं, महिला कांस्टेबल या पुलिस अधिकारी महिला हैं, जो महिलाओं के संबंध में या बालकों के संबंध में जो अपराध है उनके संबंध में भी थाने पे नफरी के अनुसार होना चाहिए ताकि उनको तुरंत सुनवाई की जाकर उनका समाधान करवाया जा सके। अलवर जिला परिषद में मंगलवार को मिशन 2030 के तहत बैठक आयोजित हुई। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिष्क कटारिया ने आवश्यक निर्देश दिए, साथ ही विभागीय योजनाओं और इसमें सुधार को लेकर चर्चा की गई। जी, जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा राजस्थान विजन 2030 के अंतर्गत सभी प्रबुद्ध जनों से, आम नागरिकों से और विभाग के स्तर से सुझाव मांगे गए हैं, तो उसी के क्रम में जिला परिषद स्तर पे आज एक आमुखीकरण कम वर्कशॉप रखी गई थी, जिसके अंतर्गत सभी डिपार्टमेंट्स, जो हमारे 5 अधीनस्थ डिपार्टमेंट, साथ ही जिला परिषद के हमारे वार्ड मेंबर्स, पंचायत समिति के वार्ड मेंबर, सरपंच साहिबान, हमारे प्रधानगण, हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिला स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, हमारे ग्राम विकास अधिकारी इत्यादि लोगों को सबको आमंत्रित किया गया था, जिसके अंतर्गत सभी से चर्चा करके उनके सुझाव आमंत्रित किए गए थे कि वो क्या विजन राजस्थान का 2030 के सामने देखना चाहते हैं, और उनके द्वारा अलग अलग अपने विचार प्रकट किए गए। तो आज उसी के क्रम में पूरा सत्र का आयोजन किया गया था और अच्छे सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं, जिसका हम लोग अब पूरा कंसोलिडेट करके ऊपर विभाग को भी भेजे जाएंगे। और बाकी लोगों से मैं कहूँगा कि अभी इसका मिशन 2030 का एक ऑनलाइन पोर्टल भी DOIT के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर कोई भी आम नागरिक अपने जो विचार हैं वो प्रकट कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन एक एंट्री कर सकते हैं, जिससे कि जब हम आगे एक
कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे या फिर जो भी हम योजनाएं स्कीम या किस तरीके से राजस्थान को विकास करते हुए देखना चाहते हैं, वो वाली सारी चीज़ें उसके अंदर हम फिर ऐड कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब आवेदन आएंगे तो हम एक बहुत ही अच्छे सुझाव के रूप में उनको लेते हुए अच्छा डॉक्यूमेंट बना पाएंगे। ग्राम इसरोदा निवासी अनिल यादव पर जानलेवा हमला करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह घटना 31 जुलाई की है। जमीन के विवाद में फरसी और लाठी से हमला किया गया था। इसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। मुखबिर की सूचना पर आरोपी बलवंत को ग्राम रोणीजा में दबोच लिया गया। केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में 200 रुपए की कमी का ऐलान किया है। नई कीमत 30 अगस्त रक्षाबंधन से लागू हो जाएगी। ओणम और रक्षाबंधन के त्योहार पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह तोहफा दिया है। देश के 33 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं सरकार पर इस फैसले से वित्त वर्ष 2023-24 में 7,680 करोड़ का बोझ आएगा। गौरतलब है कि उज्ज्वला कनेक्शन के तहत सस्ते सिलेंडर पहले से दिए जा रहे थे। इसके अलावा राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बीपीएल परिवार को 500 रुपए में गैस देने की योजना लागू कर दी है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर का वादा किया है। इन दोनों ही राज्यों में जल्द ही चुनाव होने हैं। वहीं अब केंद्र सरकार ने प्रति सिलेंडर सीधे 200 रुपए कम कर दिए हैं। इससे उपभोक्ताओं और गृहिणियों में खुशी है। नहीं भैया, और कम होने चाहिए थोड़े से। 200 में तो कुछ नहीं होता, 500 रुपए तो कम से कम होनी चाहिए। तो स्मृति ईरानी है देश की, वो पहले सिलेंडर लेके बैठ जाती थी और अब वो कुछ बात ही नहीं करती सिलेंडर के ऊपर। तो 200 तो बहुत कम है। सरकार को थोड़े कम से कम और कम पैसे करने चाहिए। सरकारी आदमी भी कोई इतना अमीर नहीं होता, कुछ नॉर्मल भी होते हैं, तो कम से कम 500 रुपए तो कम करने चाहिए सरकार को। 200 रुपये कम करे, बहुत बढ़िया है, अच्छा किया है मोदी जी ने। और भी आगे और कम कर दे, बहुत बढ़िया है। कम हो जाए तो और भी कम हो जाए तो बढ़िया, गरीब आदमी के लिए। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। फूलबाग में टिकटार्थियों का लगा दरबार। राजस्थान और मध्य प्रदेश के आवेदकों ने कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र सिंह से लगाई गुहार। हिंदू से ईसाई बने 35 लोगों ने की सनातन धर्म में वापसी। नगर कस्बे में फूल बरसाकर किया स्वागत। ट्रॉली पलटने से 2 की गई जान और 10 हुए घायल। खेड़ली थाना क्षेत्र में सामने आया हादसा। और रक्षाबंधन के चलते पतंगों और राखियों की दुकानों पर रही भीड़। इस पर्व पर रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। वहीं बुधवार रात्रि 9 बजे से रहेगा श्रेष्ठ मुहूर्त। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।